हेलो स्टूडेंट्स, यस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता का मतलब होता है कि विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट पैदा करना। आपने देखा होगा एल्युमिनियम के भी तार होते हैं, तांबे की तार होते हैं, और पुराने ज़माने में जो बिजली के खंभों में तार खींचे जाते थे वो चांदी के भी होते थे। क्यों चांदी के होते थे? क्योंकि चांदी जो है, चांदी का जो तार होता है, चांदी एक ऐसी धातु है जो विद्युत धारा के मार्ग में बहुत ही कम अवरोध रुकावट पैदा करता है। लेकिन अब चांदी के तार आप नहीं देखेंगे, क्योंकि चांदी एक कास्टली, काफ़ी महंगी धातु है और चोरों का डर है, रात में ही काट ले जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 2 पे फिर आता है तांबा। तो आपने देखा होगा, जैसे आप पंखे वगैरह भराने जाते हैं किसी भी मैकेनिक के पास, तो तांबे के तार भरे जाते हैं उसमें। कुछ लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम के भी तार भर देते हैं। तो एल्युमिनियम के तार अगर भरे जाएंगे तो वहाँ पे बिजली की खपत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का तार विद्युत धारा के मार्ग में अधिक प्रतिरोध लगाता है, जबकि तांबे का तार उसकी तुलना में विद्युत धारा के रास्ते में बहुत ही कम रुकावट पैदा करता है। इसलिए तांबे के तार यूज़ करना अधिक फायदेमंद है, यूज़फुल है। तो हमने देखा चांदी में सबसे कम, तांबे में उससे ज़्यादा, एल्युमिनियम में इससे ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि प्रतिरोधकता जो है वो चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करती है कि तांबे का है तो कुछ और, एल्युमिनियम का है कुछ और चांदी का है तो उसकी प्रतिरोधकता कुछ और। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चालक की प्रकृति पर, ये वाला, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति या सामर्थ्य आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, और उसे हम P से दिखाते हैं। P बराबर होता है W/T। W कार्य है जूल और T समय है सेकेंड, तो P बराबर W/T जूल/सेकेंड। लेकिन जूल/सेकेंड को शॉर्ट में वाट भी बोला जाता है, इसलिए विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक आपका होगा वो वाट बोला जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन आपका है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा हो या कार्य हो, आपने पढ़ा है कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और ऊर्जा कैसी भी हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। इसलिए आपका ये बी वाला जो विकल्प है जिसमें जूल लिखा है ये सही है। चौथा क्वेश्चन है निम्न में किसका अर्थ जल होता है? 4 ऑप्शन है, पेट्रो, हर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो हाइड्रो का मतलब जल होता है, इसलिए आपका ये डी वाला विकल्प जो है ये सही माना जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका है, लिखा है ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है कि सामान्य रहता है। तो जब आप किसी भी चालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विशिष्ट चालकता जो है कम हो जाती है, और अगर विशिष्ट चालकता कम होगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो इसका ये वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है कि ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लिखा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो आपने पढ़ा है कि जो विद्युत धारा होती है, तो धारा की परिभाषा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इसलिए इसका डी वाला विकल्प जो है आपका सही है। क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है एक विद्युत बल्ब पर 220 V 100 W लिखा हुआ है। बल्ब पर लिखा है 220 100 W। ये किस पे लिखा है? बल्ब पर। तो पूछा बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध का मतलब होता है R, ये आपको निकालना है। फिलामेंट का मतलब होता है, आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर जो तार होता है, जैसे मान लो
ये आपका बल्ब है और यहाँ से तार जाते हैं और ये डिजाइन बना होता है बल्ब में। तो ये आपका क्या है, फिलामेंट है। तो इस फिलामेंट का प्रतिरोध आर आपसे पूछ रहा है और इस बल्ब के ऊपर ये 220 और 100 डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो डब्ल्यू का मतलब होता है वाट। तो ये जो 100 डब्ल्यू है ये वाट है। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। मीन्स ये बल्ब की शक्ति है। तो शक्ति को हम दिखाते हैं P अक्षर से। तो ये 100 जो है 100 वाट आपका क्या हो गया, P हो गया। और जो 220 लिखा है ये क्या है, वोल्टेज है। तो वोल्टेज को दिखाते हैं V से। V बराबर आपका 220 है। तो हम यहाँ से धारा I निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे सूत्र P बराबर VI। तो I निकालना है, V हटेगा, कहाँ जाएगा, P के नीचे। तो I बराबर आपका होगा P बटे V। P है हमारा 100 बटे V हमारा है 220। एक एक जीरो काट दो तो ये हो गया 10 बटे 22। तो विद्युत धारा I जो है ये हो गई 10 बटे 22 एम्पियर। हमें निकालना है R। तो हम जानते हैं एक सूत्र होता है V बराबर IR। तो अगर यहाँ से हम R निकालें तो ये I हटेगा, कहाँ जाएगा, V के नीचे जाएगा। तो हमारा बन जाएगा सूत्र R बराबर V बटे I बन गया। तो V की जगह पे हम क्या रखेंगे, V हमारा है 220 और बटे नीचे I हमारा निकला था 10 बटे 22। तो I की जगह पे हम रख देंगे 10 बटे 22। तो ये 10 का ये 0 और 22 का ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 22 पलट के कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, और एक 22 ऊपर से पहले है। तो ये जब 22 ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 22 गुणित 22। तो R बराबर हो गया 22 गुणित 22। और जब भी आप 22 को 22 से गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, 484। ये गुणा आ जाएगा 484। इसका मतलब जो आपका R आया प्रतिरोध वो 484 ओम है। तो हमारा 484 कहाँ पे है, ये 220 है, ये 100 है, ये 484 है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही माना जाएगा, राइट। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 1 वोल्ट कहलाता है। ये 4 ऑप्शन है, जूल सेकेंड, जूल कूलम, जूल एम्पियर, सब में जूल है। तो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। तो हमने पढ़ा है एक सूत्र होता है V बराबर W बटे Q। तो W की जगह पे अगर 1 रख दें तो ये 1 जूल हो गया। आवेश 1 कूलाम ले लें तो ये 1 कूलाम हो गया। तो 1 बटे 1 का मतलब 1, तो ये जूल बटे कूलाम हो गया। तो जूल बटे कूलाम कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। इसका मतलब 1 वोल्ट को आप जूल बटे कूलाम भी बोल सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, लिखा हुआ है विभवांतर मापने वाला यंत्र है। मीन्स हम विभवांतर वोल्टेज किससे नापते हैं। तो पहला लिखा हुआ है अमीटर। आपने पढ़ा है कि अमीटर ये बताता है कि परिपथ में धारा है या नहीं। दूसरा है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज मीन्स विभवांतर नापा जाता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। नंबर 3 पे लिखा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है ये भी जो है धारा मापने का यंत्र है, इसलिए बी वाला आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपका है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो हमने थ्योरी में पढ़ा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे तीसरे को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे पे हालांकि पार्श्व क्रम में लिखा है,
पार्श्व का मतलब होता है समांतर क्रम, लेकिन एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, लिखा हुआ है किसी कुंडली के प्रतिरोध का सूत्र, मीन्स प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो आपने ओम का नियम पढ़ा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि को स्थिर रखा जाए तो उसमें जो प्रवाहित वोल्टेज होता है V और धारा I का अनुपात नियत रहता है, और उस नियत को, उस कांस्टेंट को प्रतिरोध कहा जाता है। V/I का मान क्या रहता है? नियत मीन्स नियतांक, और इस नियतांक को R बोला जाता है वहाँ पे ओम के नियम में, तो बराबर R। तो आपने देखा कि प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? V/I। इसका मतलब ये जो B वाला ऑप्शन है R बराबर V/I, ये आपका सही माना जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। लिखा है धातुएं धारावाहक होते हैं। इसका मतलब धातुओं में धारा जो बहती है वो किसकी वजह से बहती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, कि प्रोटॉन की वजह से, कि न्यूट्रॉन की वजह से? तो हमने आपको बताया है कि जो धातुओं में धारा बहती है, आवेश प्रवाह की दर मीन्स विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा बहती है। तो इसका ऑप्शन जो बी है, जिसमें ये लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपकी है, क्वेश्चन नंबर 13। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? अमीटर में, कि वोल्ट मीटर में, कि कुंडली में? तो आप जानते हैं कि कुंडली में जो है वो धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो इसलिए जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे करते हैं? तो आप जानते हैं विद्युत धारा की माप अमीटर से की जाती है, इसलिए जो इसका अमीटर है ये वाला विकल्प आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। लिखा है दो प्रतिरोध 10 और 20 ओम, 10 और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य का मतलब टोटल, कुल प्रतिरोध। तो आप जानते हैं कि एक प्रतिरोध आपको दिया है R1, कितना दिया है? 10 ओम, ये ओम का निशान होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और दूसरा प्रतिरोध को हमने मान लिया R2, ये दिया है आपका 20 ओम, और दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो आप जानते हैं श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध R होता है वो निकाला जाता है R1 प्लस R2 से। तो R1 आपका है 10, R2 है 20, तो 20 और 10 कितने हो गए? 30। तो कुल प्रतिरोध आ गया आपका 30 ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसमें 30 ओम लिखा है, इसका मतलब विकल्प सी जो है आपका ये सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, लिखा है 12 वोल्ट विभवांतर, V बराबर कितना है आपका? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, आवेश को दिखाते हैं Q से, तो Q बराबर कितना है? 2 कूलाम, ठीक है। ले जाने में कार्य, पूछ रहा कार्य कितना होगा? तो अभी हमने आपको सूत्र बताया था V बराबर W/Q। तो V बराबर W/Q से जो W बराबर होगा वो हो जाएगा V इंटू Q। तो यहाँ पे V आपका 12 है, गुणित Q आपका 2 है, तो ये 12 गुना कितना हो गया? 24। तो W मीन्स कार्य,
कितना हो गया 24 जूल। तो इसलिए 24 जूल कहाँ पे रखा है, बी में। ये बी वाला विकल्प जहाँ पे 24 जूल लिखा हुआ है ये आपका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न संख्या 18। लिखा हुआ है रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ें तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। तो आपने पढ़ा है कि धन आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि अगर एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़े, एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़े तो एबोनाइट की छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इसका जो पहला वाला विकल्प है ये आपका सही है। आपका अगला प्रश्न संख्या 19 है। लिखा हुआ है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा 1 kWh का व्यवहारिक मात्रक क्या है। आपके घरों में बिजली के मीटर लगे होंगे, वहाँ पे देखिएगा मीटर में जो डिस्प्ले चला करता है उसमें रीडिंग जो चला करती है उसमें kWh लिख के आता है। तो kWh जो है वो रीडिंग बताता है आपकी कि आपकी जो रीडिंग है बिजली की वो कितनी है। तो जब बिल निकलता है तो उसमें लिखा होता है, जैसे मान लो एक महीने में आपका खर्च हुआ 85 यूनिट, 90 यूनिट, तो जो kWh है उसको यूनिट में शो किया जाता है। जब आपका बिल आता है तो आपने देखा होगा, आप चेक करते हैं कि इस महीने का बिल कितना आया 25 यूनिट, 75 यूनिट। तो यूनिट क्या है, किलोवाट घंटा है। इसका मतलब किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक मात्रक है वो यूनिट होता है। तो इसलिए जो यूनिट है नंबर 1 पर ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इसका मतलब ये 4 सूत्र हैं, इसमें कौन विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। तो देखिए विद्युत शक्ति या सामर्थ्य जिसको हम दिखाते हैं P से, और P का सूत्र क्या होता है VI। P का सूत्र क्या होता है VI। तो VI लिखा है तो ये विद्युत शक्ति का सूत्र है। और देखिए V बराबर क्या होता है IR। तो अगर V की जगह पर हम IR रख दें, एक I ये है तो ये गुणा होके बन जाएगा I²R। तो इसका मतलब I²R ये भी विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। आपको वो टिक करना है लिखा है जो निरूपित नहीं करता है। और देखिए अगला, अगर हम यहाँ इस V की जगह पर, भाई V बराबर IR होता है तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो V को V ही रखें, लेकिन जो I है इसकी जगह पे अगर हम V/R रख दें तो V और V का गुणा V²/R, यानी V²R/R ये भी विद्युत शक्ति का सूत्र है। I²R ये भी विद्युत शक्ति का सूत्र है। VI ये भी विद्युत शक्ति का सूत्र है। VI भी है, I²R भी है और V²/R भी है। तो इसका मतलब कौन नहीं है, ये सेकंड वाला IR² जो है ये विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है, मीन्स निरूपित नहीं करता है। इसलिए आपका बी वाला आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था कि कौन सा सूत्र है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है बिजली का तार बना होता है किसका, टिन का कि तांबे का, कि तांबे और टिन दोनों का। तो बिजली का तार जो है ये टिन और तांबा दोनों का बना होता है। तो इसलिए ये आपका सी वाला विकल्प सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 1 जूल का मान कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी के बराबर होता है।
क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, लिखा हुआ है बल्ब के तंतुओं को, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उनके तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्यों? आपने बल्ब देखा होगा, अब तो जो है एलईडी चलते हैं, तो ये बल्ब होता था आपका। तो बल्ब में यहाँ से पतले तार होते थे और ये डिजाइन बना होता था, तो इसको बोलते थे फिलामेंट। क्या बोलते थे? फिलामेंट। तो ये फिलामेंट जो है बल्ब में, ये टंगस्टन का तार होता था। क्यों टंगस्टन का तार होता था? क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक है वो 3840 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इतना ज़्यादा गलनांक होने की वजह से ये तार जो है कम ताप पर गलता नहीं है, मीन्स पिघलता नहीं है। ये तभी पिघलेगा जब इसका टेम्परेचर 3440 डिग्री से ऊपर जाएगा। इसलिए आपका जवाब ये हुआ, कोई पूछे कि फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है बल्ब में, तो आप बताएंगे कि इसका गलनांक जो है 3840 डिग्री होता है। इसलिए जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का, टंगस्टन तार का बनाया जाता है। तो आपका ये वाला जो पहला विकल्प है जिसमें लिखा है गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका सही आंसर है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 24। लिखा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 eV, eV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो आपने पढ़ा है क्लास 10 से कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये बराबर होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल की। राइट? तो आपका ये जो आंसर लिखा है 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल, जे का मतलब जूल, ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बट यहाँ आपको ये बताना था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो आपका आंसर रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, लिखा हुआ है दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल होता है? सजाती का मतलब एक जैसे। जैसे मान लो ये आपका प्लस आवेश है और कुछ दूरी पर ये भी एक प्लस आवेश रखा हुआ है, ठीक है? तो ये दोनों क्या करेंगे? ये इस पे बल लगाएगा, दूर हटाएगा, और ये वाला आवेश इसको दूर हटाएगा। एक जैसे आवेश हमेशा एक दूसरे को दूर हटाते हैं। तो एक जैसे आवेश मीन्स सजातीय आवेश हैं, तो बल कैसा हुआ? दूर हटाने का मतलब प्रत्याकर्षण बल। तो इसलिए इसका जो है ये तीसरा ऑप्शन जो है जिसमें लिखा हुआ है प्रत्याकर्षण बल, ये आपका सही माना जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर है 26। लिखा है विजातीय आवेशों के बीच कैसा बल होता है? विजातीय का मतलब अपोजिट। जैसे मान लो एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, तो ये दोनों, प्लस वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा और माइनस वाला इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। तो अपोजिट आवेश के बीच, अपोजिट का मतलब हिंदी में विजातीय आवेश के बीच हमेशा कैसा बल होता है? आकर्षण बल होता है, ठीक है? जैसे मान लो एक कोई लड़का है और एक लड़की है, ठीक है?
तो इनमें झगड़ा होने के चांस जो है बहुत कम रहते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। और अपोजिट में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, लिखा है दो पिंडों को आपस में रगड़ने से दोनों समान रूप से धनावेशित ऋणावेशित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, अगर हम दो पिंडों को आपस में रगड़ रहे हैं और आवेशों की मात्रा समान है, बराबर है, इसका मतलब आवेश जो है वो कंजर्व है, सुरक्षित है। और आवेश अगर सुरक्षित है, मीन्स संरक्षित है, तो इसे कहा जाता है आवेश संरक्षण का नियम। कहने का मतलब जो आवेश दोनों वस्तुओं को रगड़ने से पहले था वही आवेश बाद में भी है, तो इसका मतलब हुआ कि आवेश संरक्षित है। तो इससे जब आवेश संरक्षित है तो इसे हम बोलेंगे आवेश संरक्षण का नियम। इसलिए आपका ये बी वाला जो है जिसमें लिखा है आवेश संरक्षण का नियम, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 30, लिखा है क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो देखिए, आवेशन है क्या? आवेशन जब हम एक पिंड को दूसरे पिंड से रगड़ते हैं और आवेशित होते हैं, पिंड ट्रांसफर होता है आवेश, तो इसे कहा जाता है आवेशन। और इस प्रक्रिया में जो है ये आपका प्रोटॉन जो है, पूछा क्या प्रोटॉन इसमें हिस्सा लेता है? तो आवेशन प्रक्रिया में प्रोटॉन हिस्सा नहीं लेता है, इसलिए इसका ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, लिखा हुआ है कि स्थिर विद्युत में आवेश कैसे रहते हैं? विराम अवस्था में, कि गतिकी अवस्था में, कि दोनों अवस्था में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप विद्युत धारा की परिभाषा पे ध्यान दें। तो विद्युत धारा कब होती है? विद्युत धारा की परिभाषा आपने पढ़ी है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मीन जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, बहने का मतलब गति करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो धारा होगी विद्युत धारा, और जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, मीन्स विराम में होंगे, तो धारा होगी स्थिर विद्युत। तो यहाँ पे लिखा है स्थिर विद्युत, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? विरामावस्था में, राइट। और अगला क्वेश्चन 32 है, लिखा है धारा विद्युत में आवेश। तो धारा कब बहती है? जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी धारा पैदा होती है। तो यहाँ पे होगा इसका आंसर बी वाला, गतिक अवस्था में। धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, कैसे रहते हैं? गतिक अवस्था में। और स्थिर विद्युत में कैसे रहते हैं? विराम अवस्था में। नंबर 33 आपका है, लिखा है जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होती है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अर्धविद्युत चालक, कि विद्युत रोधी, कि विद्युत चालक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने थ्योरी में पढ़ा है कि जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, आराम से प्रवाहित होती है, उन्हें कहा जाता है विद्युत के चालक, चाहे कहिए चालक और चाहे कहिए सुचालक। तो यहाँ पे विद्युत चालक, ये सी वाला जो है सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, लिखा है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, मीन धारा बहने की दिशा। तो आपने सर्किट बनाया है, देखिए जैसे ये कोई सर्किट होता है और इसमें इस तरह सेल को दिखाया जाता है। तो बड़ी वाली प्लेट धन को शो करती है और छोटी वाली ऋण को शो करती है, और यहाँ पे के कुंजी लगी होती है। कुंजी को जैसे स्विच ऑन करते हैं तो धारा किधर बहती है? प्लस से ऋण की तरफ। ये आपने बुक में पढ़ा होगा, धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर दिखाई जाती है। इसलिए जो लिखा है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है किस दिशा में? धन से माइनस की ओर, या बोलिए कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल के
ओर। तो इसलिए बी वाला जो आपका है ये विकल्प जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने लिखा हुआ है, किसी तार से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह आपकी क्या है, धारा। धारा आपको दी हुई है कितनी, 1 एम्पियर। ठीक है, आगे लिखा तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन, ये निकालना है आपको। निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाते हैं हम स्मॉल n अक्षर से। तो स्मॉल n निकालना है और धारा 1 एम्पियर है और धारा को दिखाते हैं विद्युत धारा को I अक्षर से। तो I है 1 एम्पियर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ हम इसको हल करके दिखा रहे हैं आपको। सूत्र होता है I बराबर Q बटे T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। Q बराबर I गुणे T। और Q किसके बराबर होता है, Ne के बराबर। तो Q की जगह पर हमने Ne लिख दिया। तो Ne बराबर I इंटू टी। तो यहाँ से N बराबर हमारा बना I इंटू टी बटे ई। जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो हम ये सूत्र लगाएंगे, N बराबर I इंटू टी बटे ई। तो हमारा बन गया यहाँ पे N बराबर I कितना है, 1 एम्पियर। तो I की जगह पर 1 इंटू टी। देखिए लिखा है किसी तार से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रति सेकंड यहाँ लिखा था। क्वेश्चन में क्या लिखा था, प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। तो जो t है, t की जगह पर भी क्या हो जाएगा, 1 और बटे नीचे e। स्मॉल e होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यह आपका n बराबर बन गया, 1 का 1 में गुणा होगा 1 ही रहेगा और नीचे 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। तो ये 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 19 और नीचे क्या बच जाएगा, 1.6। यहाँ पे ये 1 था, 1 गुणित 10 की घात 19। 10 की घात माइनस 19 नीचे से ऊपर गया तो घात जो माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, अगर ये दशमलव आप काटेंगे तो 1 पे 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 बटे 16 हो गया। अब 16 से 10 में भाग नहीं जाएगा तो 10 की घात 19 जो है इसका 1 0 अगर आप इस 10 में डाल दो तो ये 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जो 10 की घात 19 है फिर ये 10 की घात 18 बच जाएगा और नीचे कितना रह जाएगा, 16। अब अगर आप 16 से 100 को भाग करोगे तो भाग करके आप देख लेना ये 6.25 आएगा। जब भी आप 16 से 100 को भाग करोगे तो 6.25 आएगा और गुणित साथ में क्या है, 10 की घात 18। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकली। किसी भी तार में अगर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है, मीन्स बह रही है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 गुणित 10 की घात 18। इसलिए आपका ये सी वाला विकल्प जो है ये सही है। जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना हो आप सिर्फ ये सूत्र याद रखेंगे, n बराबर I गुणित इंटू टी बटे ई। I का मतलब विद्युत धारा, t का मतलब समय। यहाँ पे विद्युत धारा 1 एम्पियर थी इसलिए हमने I की जगह पे 1 रखा है। प्रति सेकंड का मतलब t का जगह पर 1 सेकंड और e क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19।
अगला क्वेश्चन आपका 36, जो लिखा हुआ है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो है पूछ रहा है किस धातु का बना होता है। तो शुष्क सेल में जो आपका ऋण इलेक्ट्रोड है ये किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। इसलिए यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है, लिखा है 1 मिली एम्पियर, इसको क्या पढ़ेंगे, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है कितना, तो आपने पढ़ा है 1 मिली एम्पियर जो है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको माइक्रो एम्पियर पढ़ते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है, तो 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो 10⁻⁻6 मीन्स 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। इसलिए इसका डी वाला विकल्प जो है वो सही माना जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, लिखा हुआ है वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है। तो जो भी चालक उच्च प्रतिरोध लगाता है इसका मतलब वो धारा में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। तो उसे जो रुकावट पैदा करे, ऊंचा प्रतिरोध लगाए मीन्स ज़्यादा रुकावट पैदा करे, वो चालक कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा, खराब होगा। खराब का मतलब हिंदी में कहते हैं हीन, हीन मीन्स खराब। इसलिए इसका आंसर सी वाला होगा, हीन चालक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40, लिखा है विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैसें इसलिए भरी जाती हैं क्योंकि जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। गैसें निष्क्रिय होंगी तो फिलामेंट के वाष्पन को वो रोकेंगी, क्रिया नहीं करेंगी। इसलिए इसका बी वाला सही है कि टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, लिखा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन है, नरम लोहा कि इस्पात कि निकल या इसमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या होता है, नरम लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता। देखिए विद्युत हीटर है, ठीक है, जब गर्म होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तभी काम करेगा। तो विद्युत हीटर में भी ताप का यूज है, तापीय प्रभाव का। विद्युत इस्त्री मीन्स प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस जो हम करते हैं कपड़ों पे, उसमें भी तापीय प्रभाव का ही यूज है। विद्युत बल्ब, फिलामेंट गर्म होता है, फिर वो चमकता है और तब रोशनी रूम में होती है। तो विद्युत बल्ब में भी तापीय प्रभाव का यूज होता है। लेकिन विद्युत पंखा जो इलेक्ट्रिक फैंस, इसमें जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है, लिखा हुआ है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती तो उनके दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर, कोई सेल है अगर सेल से कोई भी विद्युत धारा न ली जाए तो उनके जो दोनों टर्मिनल होंगे मीन्स प्लस और माइनस, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना होगा। 4 विकल्प हैं, 0, 0 नहीं, दोनों टर्मिनल पर समान, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है तो दोनों टर्मिनल के बीच जो विभवांतर होता है कुछ न कुछ जरूर होता है, 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन बी आपका है ये करेक्ट माना जाएगा, 0 नहीं, राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44, लिखा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो जनित्र, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो जनित्र से जो है विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, इसलिए ये ए वाला आपका विकल्प जो है सही माना जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, लिखा हुआ है 12V
V का मतलब वोल्टेज, इसका मतलब V बराबर आपका 12 वोल्ट। 12V विभवांतर के बीच, विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C, C का मतलब कूलाम, 2 कूलाम आवेश, इसका मतलब Q बराबर यहाँ पे है 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य, कार्य का मतलब W, हमें W निकालना है। पूछ रहा है 12 वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा है एक सूत्र V बराबर W बटे Q। तो इस सूत्र से अगर हम W निकालें तो V और Q का क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा। तो W बराबर V इंटू Q हो गया। तो V की जगह पर क्या रखेंगे 12 और Q की जगह पर 2। तो 12 को 2 से गुणा किया 24। तो W कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। तो 12 वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में जो किया कार्य होगा कितना होगा 24 जूल होगा। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है 24 जूल, ये आपका सही माना जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46, ये वाला लिखा है 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है वो कितना है 6 वोल्ट। इस क्वेश्चन में V बराबर 6 वोल्ट, बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम, कितना कूलाम 1 कूलाम, इसका जो आवेश Q है वो 1 कूलाम है, कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। तो ऊर्जा का मतलब जो कार्य का मात्रक वही ऊर्जा का मात्रक। तो अभी आपने देखा था W बराबर क्या आया था V इंटू Q, ये सूत्र था। तो V की जगह पे 6 और Q की जगह पर 1, तो गुणा कर दिया 6 आ गया। W बराबर 6 जूल। तो जो कार्य होता है वही क्या होती है ऊर्जा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम को 6 जूल ऊर्जा दी जा सकती है। तो 6 जूल किसमें है बी में। इसका मतलब बी वाला विकल्प जो है आपका ये सही माना जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 47 है, लिखा हुआ है रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, किसमें यांत्रिक ऊर्जा में, कि नाभिकीय ऊर्जा में, कि गतिज ऊर्जा में, कि सौर ऊर्जा में। तो इसका आंसर आपका होगा यांत्रिक ऊर्जा में, ये पहला वाला सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है विभवांतर किसमें गति प्रदान करता है। विभवांतर में विभवांतर में, कि आवेश में, कि धारा में, कि इलेक्ट्रॉन में। तो जो विभवांतर है ये इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करता है, राइट। तो इसका डी वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपका लिखा हुआ है प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा कि अपरिवर्तित रहेगा। तो आप जानते हैं समांतर क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो जब किसी चीज़ को आप सीधा जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा बढ़ेगा। इसलिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध जो है वो हमेशा क्या होता है बढ़ता है। ये वाला ए वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा है लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, अगर तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा। तो आपने पढ़ा है कि जो प्रतिरोध होता है R वो अनुक्रमानुपाती होता है L में चालक तार के लंबाई के। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब कि अगर L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध बढ़ने पर लंबाई बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए इसका जिसमें लिखा बढ़ता है ये ए वाला ऑप्शन आपका
करेक्ट माना जाएगा।